हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रोचक कहानियाँ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है उस रात जीजा और साली में। शीला और मैं एक सप्ताह मसूरी में बिता कर लौटे हैं। वह अपनी बड़ी बहन सरिता को बड़े जोशीले अंदाज में अपने खट्टे मीठे अनुभव सुना रही है। सरिता की पूरी दिलचस्पी बहन की बातों में है। मैं दीवान पर लेटा लेटा कभी शीला की कोई बात सुनकर मुस्कुरा पड़ता हूँ तो कभी छोटी सी झपकी का मज़ा ले लेता हूँ। मेरी सास सुधा देवी रसोई में खाना गर्म करने गई हैं। मुझे पता है कि सारा खाना सरिता पहले ही बना चुकी है। सारा भोजन मेरी पसंद का निकलेगा। पुराने अनुभवों के आधार पर मेरे लिए यह अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। ससुराल में मेरी खूब खातिर होती है और इसका पूरा श्रेय मेरी बड़ी साली सरिता को ही जाता है। शीला अपनी बड़ी बहन सरिता के बहुत करीब है क्योंकि वह उसकी सबसे अच्छी सहेली और मार्गदर्शक दोनों है। शायद ही कोई बात वह अपनी बड़ी बहन से छिपाती हो। उसकी सलाह के खिलाफ शीला से कुछ करवा लेना असंभव सा ही है। हमें पहला बच्चा शादी के 2 साल बाद करना चाहिए। हमारी शादी के सप्ताह भर बाद ही शीला ने शर्माते हुए यूँ अपनी बात बताई तो मैं हंस पड़ा था। मैं तो इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। उसे छेड़ने के लिए मैंने उसकी इच्छा का विरोध किया। मेरे ऐसा कहने के पीछे एक कारण है। क्या? इन पहले 2 सालों में हम अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर मज़ा लेंगे। समीर, अगर मैं जल्दी माँ बनने के झंझट में फंस गई तो हो सकता है तुम इधर उधर ताक झाँक करने लगो और वह हरकत मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। यह कैसी बेकार की बातें मुंह से निकाल रही हो। उसे सचमुच परेशान देखकर मैं खींच उठा। मेरी दीदी हमेशा मुझे सही सलाह देती हैं और हम बच्चा। तो यह बात तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे दिमाग में डाली है? जी हाँ, और वह गलत नहीं है। चलो मान लिया कि वह गलत नहीं है, पर एक बात बताओ, क्या तुम हर तरह की बातें अपनी दीदी से कर लेती हो? बिल्कुल कर लेती हूँ। वह बातें भी जो बंद कमरे में हमारे बीच होती है। मैंने चुटकी ली। जी नहीं। वैसे मुझे उसके इनकार पर उस दिन भरोसा नहीं हुआ क्योंकि मेरा सवाल सुनकर उसके हाव भाव वैसे हो गए थे जैसे चोरी करने वाले बच्चे को रंगे हाथों पकड़े जाने पर होते हैं। इस बात की पुष्टि अनेक मौक़ों पर हो चुकी है कि शीला अपनी बड़ी बहन को हर बात बताती है। इस कारण अगर मैं या मेरे परिवार वाले परेशान नहीं हैं तो इसलिए कि सरिता बेहद समझदार और गुणवान है। मैं उन्हें अपने परिवार का मजबूत सहारा मानता हूँ। टांग अड़ाकर परेशानी खड़ी करने वाला रिश्तेदार नहीं। सरिता के पास न रंग रूप की कमी है न गुणों की। कमाती भी अच्छा है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि बिना शादी किए ही वह खुद को विधवा मानती हैं। रोहित नाम के जिस युवक को वह किशोरावस्था से प्रेम करती थीं, करीब 2 साल पहले उसका एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। इस सदमे के कारण सरिता ने कभी शादी न करने का फैसला कर लिया है। किसी के भी समझाने का सरिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे माता पिता ने भी उन्हें शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश दिल से की थी। तब उनका कहना था, मेरी तकदीर में अपनी घर गृहस्थी के सुख लिखे होते तो मैं जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी वह मुझे यूँ छोड़कर नहीं जाता। रोहित की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकती। करीब महीने भर पहले मेरा जन्मदिन था। सरिता ने कमीज पैंट और मैचिंग टाई का उपहार मुझे दिया था। थैंक यू बड़ी साली साहिबा। मैंने मुस्कुराते हुए उपहार स्वीकार किया और फिर भावुक लहजे में बोला, मुझे आपसे एक तोहफा और चाहिए। आशा है कि आप मना नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं करूँगी, उन्होंने आत्मविश्वास से भरे स्वर में फ़ौरन जवाब दिया। आप शादी कर लो प्लीज़। मैंने विनती सी की। पहले तो वह चौंकी, फिर उनकी आंखों में गंभीरता के भाव उपजे और अगले ही पल वह खिलखिलाकर हंस भी पड़ी। सॉरी समीर, उपहार तुम्हें अपने लिए मांगना था। मेरा शादी करना तुम्हारे लिए गिफ्ट कैसे बन सकता है? आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तुम सबके होते हुए मुझे अकेलापन का एहसास कैसे हो सकता है? शीला और मेरे गले में बाहें डालकर सरिता हंस पड़ी और मेरा प्रयास एक बार फिर बेकार चला गया। हमारे मसूरी घूमकर आने के बाद सरिता ने मुझे और
शीला को पास बिठाकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा शुरू की थी। समीर, तुमको भविष्य को ध्यान में रखकर अब चलना शुरू कर देना चाहिए। खर्चे संभलकर करना शुरू करो। बचत करोगे तो ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाओगे, अपने मकान में रह सकोगे। वह हमें इस तरह समझाते हुए काफ़ी गंभीर नज़र आ रही थीं। हम दोनों नौकरी करते हैं, पर आज के समय में मकान खरीदना बड़ा महंगा हो गया है। अपने मकान में रहने का सपना जल्दी से पूरा होने का फ़िलहाल कोई मौका नहीं है। मैंने दबी आवाज़ में कहा। तुम दोनों क्या मुझे पराया समझते हो? उन्होंने फ़ौरन आहत भाव से पूछा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब अपने मकान का सपना पूरा करना तुम दोनों की ही नहीं, बल्कि हम तीनों की जिम्मेदारी है। समीर, आखिर मैं, माँ और तुम दोनों के अलावा और किसके लिए कमा रही हूँ? वह नाराज़ हो गई थी। उन्हें मनाने के लिए मुझे कहना पड़ा कि जल्दी ही हम 3 बेडरूम वाला फ्लैट बुक करेंगे और उनकी आर्थिक सहायता सहर्ष स्वीकार करेंगे। मेरे द्वारा ऐसा वादा करा लेने के बाद ही उनका मूड सुधरा था। शीला और मेरे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का बड़ा गहरा भाव है। हम दोनों उनके साथ बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। तभी उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी का खालीपन हमें बहुत चुभता है। बाहर के लोगों के सामने वह सदा गंभीर बनी रहती हैं, पर हम दोनों से खूब खुली हुई हैं। उस दिन दोपहर का खाना सचमुच मेरी पसंद को ध्यान में रखकर सरिता ने तैयार किया था। मैंने दिल खोलकर उनकी प्रशंसा की और वह प्रसन्न भाव से मंद मंद मुस्कुराती रहीं। खाना खाने के बाद मैंने 2 घंटे आराम किया। जब नींद खुली तो पाया कि शरीर यूँ टूट रहा था मानो बुखार हो। कुछ देर बाद ठंड लगने लगी और घंटे भर के भीतर पूरा शरीर भट्टी की तरह जलने लगा। सरिता जिद करके मुझे शाम को डॉक्टर के पास ले गईं। हमें रात को घर लौटना था, पर उन्होंने जाने नहीं दिया। ज़्यादा परेशान मत होइए आप, मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। इस मौसम में यह बुखार मुझे हर साल पकड़ लेता है। 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। उनकी चिंता दूर करने के लिए मैंने अपनी आवाज़ में लापरवाही के भाव पैदा किए तो वह गुस्सा हो गईं। समीर, हर साल तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो कौन पड़ेगा? उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। तुम्हारा न खाने का कोई समय है, न ही सोने का। दूध से तुम्हें एलर्जी है। फल खाने के बजाय तुम टिक्की और समोसे पर खर्च करना बेहतर मानते हो। अब अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुमसे बोलना बंद कर दूंगी। साली साहिबा, आप इतना गुस्सा मत करो। मैंने फ़ौरन नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़े। मैंने दूध पीना शुरू कर दिया है। आपके आदेश पर अब लंच भी ले जाने लगा हूँ। वैसे एक बात आप मेरी भी सुन लो। अगर कभी सचमुच आपने मुझसे बोलना छोड़ा तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा। फिर मेरी मौत की जिम्मेदार। सरिता ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसू छलक आए। इतने खराब शब्द फिर कभी अपनी ज़बान पर मत लाना समीर। किसी अपने को खोने की कल्पना भी मेरे लिए असहनीय पीड़ा बन जाती है। उनका गला भर आया। आई एम सॉरी। भावुक होकर मैंने उनका हाथ चूमा और माफ़ी मांगी। उन्होंने अचानक झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और तेज चाल से चलती कमरे से बाहर निकल गई। मैंने मन ही मन पक्का संकल्प किया कि आगे से ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालूंगा जिसके कारण सरिता के दिल में रोहित की याद ताज़ा हो और दिल पर लगा जख्म फिर से टीसने लगे। अगले दिन सुबह भी मुझे तेज बुखार बना रहा। शीला को ऑफिस जाना जरूरी था। मेरी देखभाल के लिए सरिता ने फ़ौरन छुट्टी ले ली। उस दिन सरिता के दिल की गहराइयों में मुझे झांकने का मौका मिला। उन्होंने रोहित के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। कई बार वह रोईं भी। फिर किसी अच्छी घटना की चर्चा करते हुए बेहद खुश हो जाती और अपने दिवंगत प्रेमी के प्रति गहरे प्यार के भाव उनके हाव भाव में झलक उठते। मुझे नहीं लगता कि सरिता ने मेरे अलावा कभी किसी दूसरे से इन सब बातों को बांटा हो। उन्होंने मुझे अपने बहुत करीब समझा है। इस एहसास ने मेरे अहम को बड़ा सुख दिया। शाम को मेरी तबीयत ठीक रही, पर रात को फिर बुखार चढ़ गया। शीला भी अपने आप को ढीला महसूस कर रही थी, सो वह मेरे पास सोने के बजाय अपनी माँ के पास जाकर सो गई। सरिता को अब 2 मरीजों की देखभाल करनी थी। हम दोनों को उन्होंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाना खिलाया। वह नहीं चाहती थी कि भूखे रहकर हम अपनी कमजोरी बढ़ाएं। रात 11 बजे के आसपास
मेरा बुखार बहुत तेज हो गया। सब सो चुके थे, इसलिए मैं चुपचाप लेटा बेचैनी से करवटें बदलता रहा। नींद आ रही थी, पर तेज बदन दर्द के कारण मैं सो नहीं सका। शायद कुछ देर को आंख लग गई होगी, क्योंकि मुझे न तो सरिता के कमरे में आने का पता लगा और न ही यह कि उन्होंने कब से मेरे माथे पर गीली पट्टियाँ रखनी शुरू की। तपते बुखार में गीली पट्टियों से बड़ी राहत महसूस हो रही थी। मैं आंखें खोलने को हुआ कि सरिता ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए सिर की हल्की मालिश शुरू कर दी। इस कारण आंखें खोलने का इरादा मैंने कुछ देर के लिए टाल दिया। जिस बात ने मुझे बहुत जोर से कुछ देर बाद चौंकाया, वह सरिता के होंठों का मेरे होंठों पर हल्का सा चुंबन अंकित करना था। इस चुंबन के कारण एक अजीब सी लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैं सरिता के बदन से उठ रही महक के प्रति एकदम से सचेत हुआ। उनकी नज़दीकी मेरे लिए बड़ा सुखद एहसास बनी हुई थी। मैंने झटके से आंखें खोल दी। सरिता की आंखें बंद थीं। वह न जाने किस दुनिया में खोई हुई थीं। उनके चेहरे पर मुझे बड़ा सुकून और खुशी का भाव नजर आया। सरिता, अपने माथे पर रखे उनके हाथ को पकड़कर मैंने कोमल स्वर में उनका नाम पुकारा। सरिता फौरन अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई। मुझसे आंखें मिलाते ही उन्होंने लाज से अपनी नज़रें झुका लीं। अपना हाथ छुड़ाने की उन्होंने कोशिश की, पर मेरी पकड़ मजबूत थी। सरिता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बड़ी सुंदर हो। इन भावुक शब्दों को मुंह से निकालने के लिए मुझे कोई कोशिश करनी नहीं पड़ी। जवाब में खामोश रहकर वह अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करती रहीं। एक बार फिर मैंने उसका हाथ चूमा तो उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में ढीला छोड़ दिया। मैं उठकर बैठ गया। सरिता की आंखों में मैंने प्यार से झांका। वह मुझसे नज़रें न मिला सकीं और उन्होंने आंखें मूंद लीं। सरिता का रूप मुझे दीवाना बना रहा था। मैं उनके चेहरे की तरफ झुका। उनके गुलाबी होठों का निमंत्रण अस्वीकार करना मेरे लिए असंभव था। मेरे होठ उनके होठों से जुड़े तो उसे तेज झटका लगा। उनकी खुली आंखों में बेचैनी के भाव उभरे। कुछ कहने को उनके होठ फड़फड़ाए, पर शब्द कोई नहीं निकला। सरिता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर चल पड़ी। मैंने उन्हें पुकारा, पर वह रुकी नहीं। मैं सारी रात सो नहीं सका। मन में अजीब से अपराध बोध और बेचैनी के भावों के साथ साथ गुदगुदी सी भी थी। अगले दिन सुबह सरिता अपनी माँ और शीला के साथ कमरे में आई। मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। समीर बेटे, एक खुशखबरी सुनो। सरिता ने शादी के लिए हाँ कर दी है। यह खबर सुनाते हुए मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। अरे, यह कैसे हुआ? मैंने चौंक कर सरिता की तरफ अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे अंदर की औरत, जिसे मैं मरा समझती थी, जिंदा है और उसे जीने का भरपूर मौका देने के लिए मुझे अपनी अलग दुनिया बसानी ही पड़ेगी। समीर, सरिता ने मुझसे बेधड़क आंखें मिलाते हुए जवाब दिया। आपका फैसला बिल्कुल सही है। बधाई हो। अपनी बेचैनी को छिपाकर मैं मुस्कुरा पड़ा। थैंक यू समीर। तुमने रात को मेरी आंखें खोलने में जो मदद की है, उसके लिए मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। सरिता सहज भाव से मुस्कुरा उठी। समीर, ऐसा क्या समझाया तुमने जो दीदी ने अपना कट्टर फैसला बदल दिया? शीला ने उत्सुक लहजे में सवाल पूछा। मैंने कुछ देर सोचने के बाद गंभीर लहजे में जवाब दिया। मेरे कारण सरिता को शायद यह समझ में आ गया कि टेलीविज़न धारावाहिक या फिल्में देखकर या फिर किसी दूसरे की घर गृहस्थी का हिस्सा बनकर जीने का असली आनंद नहीं लिया जा सकता है। जिंदगी के कुछ अनुभव शेयर नहीं हो सकते हैं और शेयर नहीं करने चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना सरिता जी? सरिता से हाथ मिलाते हुए मैंने उन्हें एक बार फिर शुभकामनाएं दी। वह प्रसन्नता से भरी ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गईं। मैं भी अपने आप को अचानक बड़ा हल्का, तरोताज़ा और खुश महसूस कर रहा था। शीला का हाथ अपने हाथों में लेकर मैंने सरिता को दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ी भूल और गलती की दलदल में फंसने से बचा लिया था। सरिता के प्रति मेरे मन में आदर सम्मान के भाव पहले से भी ज़्यादा गहरे हो गए थे। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियाँ को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।